रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ भाई एक बार साउंड लगा दो, साउंड आवाज सी आ रही है क्या? साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चेक करो एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार कल वाला फीडबैक ले लें। कल हमने किया था एक तो 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन की थी, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, वो लिखा था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, 0 कूलाम, ठीक है। ये था उनका चार्ज। अब बात करते हैं मास की। मास क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की मास की। ये था प्रोटॉन का मास और लगभग अप्रोक्स इतना ही मास था न्यूट्रॉन का, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या था कि जो कूलाम थी, ठीक है, कूलाम की जो डायमेंशन थी, कूलाम की डायमेंशन वो थी A1 T1, या फिर मैं बोलूं चार्ज की डायमेंशन, चार्ज की यूनिट तो है कूलाम, ठीक है। अब इसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने 2-3 वो थे प्रैक्टिकल थे, जो इसमें एक्सपेरिमेंट दे रखे थे, वो देखे थे हमने। पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन और नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन, मतलब लाइक चार्जेस का रिपल्सन था और अनलाइक चार्जेस का अट्रैक्शन था, वो देख लिया था। अब करते हैं क्वार्क, ठीक है। क्वार्क क्या होगा, क्वार्क क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एटम है वो मेनली 3 चीजों से बना होगा। एक तो था प्रोटॉन, एक था न्यूट्रॉन, एक था इलेक्ट्रॉन। जनरली हम 3 चीज ही पढ़ते हैं 12th तक, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और जिसमें से जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन था, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिट में, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऑर्बिट में, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे, ठीक है, ये था ऑर्बिट, ये था न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ऑर्बिट में होगा, ठीक है। अब एक चीज और, जो न्यूक्लियस की जो चीजें हैं, वो क्वार्क पार्टिकल से बनी होती है। क्वार्क भी एक पार्टिकल है। जैसे कि एटम किससे बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रोटॉन है वो किससे बना होगा, क्वार्क पार्टिकल से। प्रोटॉन क्वार्क पार्टिकल से बना होगा, ठीक है। जो भी न्यूक्लियस की जो चीजें हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीजें हैं, ये क्वार्क पार्टिकल से बनी होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की चीजों की बात कर रहा हूं मैं। जो चीज न्यूक्लियस में होगी वो ही क्वार्क पार्टिकल से बनी होगी। अब हम स्टडी करेंगे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होंगे, क्वार्क पार्टिकल से बने होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से नहीं बना होगा, क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें ही मिलेगा अपने को क्वार्क, न्यूक्लियस के बाहर क्वार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क क्या है, ऐसे पार्टिकल्स जिससे न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें हैं वो बनी होगी। अब क्वार्क भी है, वो 2 प्रकार के होते हैं, क्वार्क भी 2 प्रकार के होते हैं।
टाइप्स ऑफ क्वार्क। टाइप्स ऑफ क्वार्क, पहला अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क। ठीक है, एक तो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। ठीक है, जो अप क्वार्क होगा इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है +2/3 E। ठीक है, जो यहां पे जो E है, E की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा। ठीक है, लेकिन सिंबल अलग होगा माइनस और प्लस का। तो मैग्नीट्यूड E की वैल्यू क्या थी, मैग्नीट्यूड था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो डाउन क्वार्क है इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है -1/3 E। ठीक है, E लिखो, चाहे आप E की जगह आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये अब क्वार्क कितना चार्ज, प्लस का 2/3 E कूलम चार्ज, और इस पे माइनस डाउन क्वार्क पे माइनस का 1/3 E कूलम चार्ज। ठीक है, दो टाइप के क्वार्क हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। ठीक है, जो प्रोटॉन है, अब क्वार्क से क्या क्या बना होगा, क्वार्क से एक तो बना होगा प्रोटॉन और दूसरा बना होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से बना होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, तो ऑर्बिट में क्वार्क पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। क्वार्क पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। ठीक है, तो क्वार्क पार्टिकल से सिर्फ और सिर्फ या तो बना होगा प्रोटॉन और या बना होगा न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे चार्ज कितना, प्लस का E, या मैं बोलूं प्लस का 1E। ठीक है, या इसका मतलब प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि E की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, 0E। ठीक है, कहने का मतलब 0 कूलम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना होता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं UUD। ठीक है, इसका मतलब हो गया अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, मतलब दो तो अप क्वार्क हो गए और एक हो गया डाउन क्वार्क, एक डाउन क्वार्क और दो अप क्वार्क, ओवरऑल कितने, 3 हो गए भी सारे टोटल। ठीक है, अब निकालते हैं इस पे चार्ज, प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस U का चार्ज कितना होगा, प्लस का 2E होगा, प्लस का 2/3E, प्लस दूसरे अप क्वार्क पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 2/3E। ठीक है, और अगला कौन सा है, डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना, माइनस का 1/3E। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, एलसीएम आएगा 3, ऊपर 2 + 2 माइनस का 1E बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, तो 2 2 4 -1, ये बचेगा 3E। 3 से 3 कैंसल, 1 बचेगा, तो कहने का मतलब प्लस का 1E आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस का E चार्ज होगा, E कूलम चार्ज होगा। ठीक है, ये क्लियर। अब इसके बाद करें बात न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की बात करें अब।
जो न्यूट्रॉन है वो बना होगा दो तो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। ठीक है, डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना, डाउन क्वार्क पे चार्ज होगा, इसको लिखते हैं हम यू डी डी, मतलब 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, यू डी डी, न्यूट्रॉन को लिखते हैं यू डी डी, मतलब 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, अब आगे अप क्वार्क पे चार्ज कितना, प्लस का 2/3 ई। ठीक है, इस डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना, माइनस का 1/3 ई। ठीक है, एक और डी है, मतलब डाउन क्वार्क, इस पे चार्ज कितना 1/3 ई। अब ओवरऑल चार्ज निकाले न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, एलसीएम लिया 3 आया, 2 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, क्या बचा 2 माइनस 1 1 बचा, 1 माइनस 1 0, मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आया 0 कूलम। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आया 0 कूलम और प्रोटॉन पे चार्ज कितना आया प्लस का 1 कूलम। अब ये मालूम हुआ कि जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से बना होगा, और जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना भाई। कमेंट करके बता दो भाई जल्दी सी, क्लियर है या नहीं। तो आगे चलते हैं भाई। आगे हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। क्वार्क के बारे में एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो काम क्या आता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये पता करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, और है तो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग कैसे होगी, ठीक है, इसके बारे में ये इस तरीके का कुछ होगा। मैं यहां पर डायग्राम बना दूं। ये इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, हमें ये सिंबल है अर्थिंग का। हाँ, अब बताऊं मैं काम कैसे करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 गोल्ड की लीफ है भाई। ठीक है, पतली पतली प्लेट सी है लीफ की। ठीक है, क्या होगा,
जब यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ये मेटल की स्टेम है भाई, ठीक है, ये मेटल की कोई रोड मान लो आप कि ये जो बीच वाली है ये मेटल की रोड है, और ये है ये लीफ, लीफ है भाई, ठीक है, गोल्ड लीफ, ठीक है, मतलब सोने की पत्तियों, सोने की बिल्कुल पतली पतली परत सी है ये दो, ठीक है, और ये भी मेटल का है, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला भी मेटल का हिस्सा है, ठीक है, मतलब जो अंदर वाला है सारा मेटल का है, और ये यहाँ पे ये कोई इंसुलेटर लगा है भाई, ये कोई इंसुलेटर लगा है, ठीक है, ये यहाँ पे जो साइड में जो लगा हुआ है, ठीक है, आई बात समझ। अब ये क्यों लगाया यहाँ पे इंसुलेटर, अगर यहाँ पे हम इंसुलेटर नहीं लगाएं और अगर ये बाहर वाला जो बॉक्स है ये मेटेलिक हुआ या कंडक्टर हुआ, तो क्या होगा, जैसे ही इस बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो चार्ज यहाँ से अर्थिंग हो जाएगी उसके नीचे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इंसुलेटर लगाया है, ठीक है, और अर्थिंग होने के बाद बॉडी पे चार्ज कितना, जीरो, बॉडी पे चार्ज ही नहीं रहेगा तो हम चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, और ये अर्थिंग यहाँ पे इसलिए की है कि जो इस बॉडी पे चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा, जो बाहर वाला बक्सा है, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाए, इसलिए हमने इसकी अर्थिंग की है, और इस प्लेट को हमने इस बक्से के साथ कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट किया तो वो किससे किया, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट से, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये इंसुलेटर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इतनी बात हम समझ आई, इतनी बात समझ में आने के बाद अब आगे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई प्लेट लेके आएंगे, ठीक है, अगर ये कोई प्लेट थी, अगर ये न्यूट्रल हुई, पहले कंडीशन तो ये कि अगर ये न्यूट्रल हुई, अगर ये न्यूट्रल हुई तो क्या होगा, जब मैं इसको यहां पास में लेके आऊंगा तो क्या होगा, जो पत्तियां हैं ये ऐसे न होके ये बिल्कुल पास पास में इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से होगी, ठीक है, बिल्कुल पास पास में होगी, ठीक है, क्यों, इसका कारण ये है क्योंकि हाँ, ये पास पास में इसलिए होगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आएगा, जब प्लस प्लस आ जाए तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर दूर होगी, ठीक है, माइनस माइनस हो जाए तो भी रिपल्सन होगा, दूर दूर होगी, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस हो जाए तो अट्रैक्शन होगा, पास पास आएगी। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया तो ये जहां पे थी वहीं पे रहेगी, चाहे इस रोड को आप पास में लेके आओ या दूर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, अगर ये वाली जो रोड थी, अगर ये चार्ज हुई, चाहे वो प्लस चार्ज हो, ठीक है, चाहे वो माइनस चार्ज हो, ठीक है, अगर मैं इसको पास में लेके आया तो क्या होगा, ये वाला प्लस चार्ज जब मैंने इसको यहाँ पे टच किया रोड को, तो क्या होगा, ये वाला प्लस चार्ज इस मेटल प्लेट पे ट्रांसफर होगा, इस मेटल प्लेट से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और यहाँ से इन गोल्ड लीफ के पास आएगा, और जब गोल्ड लीफ के पास आया तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस दोनों सेम, तो मतलब रिपल्सन होगा, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा, और कंडीशन ऐसी नहीं रह के कंडीशन इस तरीके की हो जाएगी, आई बात समझ, ठीक है, यही सेम कंडीशन होती जब यहाँ पे चार्ज माइनस का होता, ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज माइनस का होता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे भी माइनस आता, और यहाँ पे भी माइनस होता, ठीक है, और जब चार्ज दोनों सेम हुए तो क्या होता, रिपल्सन, वही कंडीशन होती, ठीक है, ये होगा नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए कर लिया और न्यूट्रल के लिए कर लिया। अब इतना समझ आया कि जब न्यूट्रल कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये गोल्ड लीफ अपनी पोजीशन पे रहेगी, और जब न्यूट्रल नहीं होगा, मतलब कोई चार्ज बॉडी होगी, तो ये रिपेल करेगी, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे करते हैं, इसके बाद मैं आगे करूं, एक काम करते हैं कि अगर ये बॉडी चार्ज्ड है, ये वाली बॉडी जो रोड में लेके आया, जो ये रोड है ये चार्ज्ड है, और मुझे मालूम नहीं
कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। ये रोड चार्ज तो है, पर लेकिन नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज ये मुझे मालूम नहीं। तो ये मालूम कैसे होगा कि ये जो रोड है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? इसके लिए हम एक काम करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पे प्लस चार्ज ले लें या माइनस चार्ज ले लें, कोई भी चार्ज इस पे मान ले पहले, ठीक है। कोई भी चार्ज, या तो इसको प्लस चार्ज कर दो या फिर इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दो इस रोड को, ठीक है। फिर इसको पास में लेके आओ। जब आप इसको पास में लेके आओगे तो जो भी चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है, जो भी चार्ज इसके ऊपर है, मान लिया मैंने इसके ऊपर प्लस चार्ज था, अगर प्लस चार्ज हुआ इस बॉडी पे तो क्या होगा, प्लस चार्ज यहां पे ट्रांसफर होगा, मतलब पहले जो चार्ज कम था वो अब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और यहां पे भी इंक्रीज होगा। जैसे ही यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ तो ये रिपल्सन की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी और ये प्लेट और दूर दूर चली जाएगी। इसका मतलब कि जो चार्ज इस पे पहले ऑलरेडी था वही चार्ज बाहर से इसको दोबारा मिल रहा है। तो अंदर ऑलरेडी प्लस था तो बाहर से प्लस मिला, मतलब ये प्लेट दूर दूर हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इनके बीच का फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। अगर यहां पे मैं मान लेता कि माइनस चार्ज था, उस कंडीशन में क्या होता, ये माइनस चार्ज इस बॉडी पर ट्रांसफर होता और इस बॉडी पर ट्रांसफर होता तो कंडीशन कुछ ऐसी बनती। ठीक है, ये यहां पे माइनस चार्ज भी आता है इनके साथ, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते, ये भी इफेक्ट कैंसिल कर देते और ऐसे ही इनका भी इफेक्ट कैंसिल हो जाता। अगर इनका इफेक्ट कैंसिल होता तो ये दूर दूर नहीं जाके पास पास में आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई और ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आप इस बॉडी पे चार्ज मालूम करोगे तो आपको सबसे पहले इसको चार्ज बनाना होगा। चार्ज बनाने के बाद अगर जब आप इस बॉडी को पास में लेके आओगे और पत्ती दूर दूर गई, जो गोल्ड लीफ थी वो दूर दूर गई, तो इसका मतलब जो चार्ज इस पे है तो वही चार्ज इस रोड पे होगा, ठीक है। और अगर पास पास आई तो मतलब चार्ज अपोजिट होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। इलेक्ट्रोस्कोप की मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करेगा? हाँ समझ आ गई। ठीक है, अब आगे करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करेंगे भाई। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट जल्दी से। आप स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कंडक्शन और तीसरा है बाय इंडक्शन, ठीक है। ये तीन मेथड हैं भाई किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे हम फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन से चार्ज कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। ये तीन मेथड छाप लिए।
या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बायो फ्रिक्शन, पहले सबसे पहले बायो फ्रिक्शन करेंगे। बायो फ्रिक्शन में क्या होगा कि कोई भी बॉडी है, एक बॉडी तो ये, एक बॉडी ये तो थी कोई ए बॉडी और ये थी बी बॉडी, ठीक है। ए और बी दो बॉडी थी अपने पास। जब हम इन दोनों को आपस में रब करेंगे, इसको मैं इसके पास लेके आऊंगा, इसको मैं इसके पास लेके आऊंगा, तो दोनों को रब करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं मेरे हाथों को रब करूं, ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं इन ए और बी बॉडी को मैं जब रब करूंगा तो क्या होगा, इनके बीच में हीट क्रिएट होगी। और जैसे ही इनके बीच में हीट क्रिएट हुई, हीट क्रिएट मतलब हीट क्या होगी, एनर्जी। हीट क्या होगी, एनर्जी की फॉर्म ही तो है, ठीक है। और अगर वो एनर्जी इनके एटम, जो यहाँ पे जो एटम है इनके, क्योंकि ये हर मटेरियल एटम से बना होगा ना, जो इनके यहाँ पास वाले जो एटम है, ठीक है, और ये एनर्जी जब इनके पास वाले इनके एटम्स को मिलेगी, तो एटम्स में क्या है, इन एटम्स में क्या है, एक तो न्यूक्लियस है बीच में, बाहर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। जब ये एनर्जी इन एटम्स को मिली तो एटम्स में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और सेम तरीके से जैसे इसको एनर्जी मिली, इस ए बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वैसे ही इस बी को भी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम दोनों साथ में रब कर रहे हैं, साथ में फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में। एक बॉडी से कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, दो बॉडी जब कांटेक्ट में होगी उसी टाइम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तब जैसे ही इसको हीट मिली तो उतनी ही हीट इसको भी मिलेगी, बी को, ठीक है। तो बी को भी एनर्जी, बी वाले एटम को भी एनर्जी मिलेगी, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और यहां से भी अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब कंडीशन ये होगी कि ये सबसे पहले हमने जो ए और बी बॉडी ली थी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, ठीक है। इन पे न ही तो ए पे चार्ज था और न ही बी पे चार्ज था। अब क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब अब होगी गड़बड़। गड़बड़ कैसी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये या तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, या फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। मतलब अब बॉडी चार्ज बनेगी, ठीक है। वो कैसे बनेगी, ये अपने को पता है कि अगर एटम की साइज बड़ी हुई, एटम की साइज इंक्रीज है, तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजिली आउट, मतलब आसानी से बाहर निकल जाएगा एटम से। अगर एटम की साइज बड़ी है, अगर मैं यहां पे लिख दूं एटम की साइज अगर बिग है तो इलेक्ट्रॉन इजिली आउट हो जाएगा। अगर एटम की साइज स्मॉल है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। हार्डली आउट लिख दूंगा, हार्डली आउट है, मतलब मुश्किल से बाहर निकलेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। अगर छोटा एटम होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, और जब एटम बड़ा होगा तो वहां पे आपको एनर्जी कम चाहिएगी। तो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ए और बी, दोनों अलग अलग हैं, तभी मैंने ए और बी लिखा है इसको। अगर सेम होता तो मैं इसको भी ए लिखता और इसको भी ए लिखता, ठीक है। अब दो एटम लिए मैंने, दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब एक के एटम की साइज बड़ी होगी, एक के एटम की साइज छोटी होगी, ठीक है। या तो ए के एटम की साइज बड़ी होगी या बी की साइज बड़ी होगी, एक बड़ी और एक छोटी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जहां जिसकी साइज बड़ी होगी, ठीक है, मैंने मान लिया कि ए की साइज बड़ी है, ए की साइज बड़ी है बी से। अब क्या होगा, जिस एटम की साइज बड़ी है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजिली आउट होंगे, और जिसकी साइज छोटी है वहां से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अगर एनर्जी मिल रही है इनको, ये हीट एनर्जी मिल रही है, तो ये तो बराबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन से इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अगर ए की साइज बड़ी है तो यहां से जिस टाइम पे 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो बी की साइज छोटी होने के कारण यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। मैंने मान लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बी से,
बी से इलेक्ट्रॉन कम क्यों निकले, मालूम चला, क्योंकि इसके एटम की साइज छोटी है, इसीलिए यहां से कम इलेक्ट्रॉन निकले। और इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकला था, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, तो इसको एनर्जी कम चाहिएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो क्या होगा, अब यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये ए से 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड निकले, 5 इलेक्ट्रॉन आउट हुए, ठीक है। तो यहां पे चार्ज क्या आएगा, 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने मान लिया कि पहले यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, और इस पे मैंने मान लिया कि 5 प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो मतलब इस पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज, इस पॉजिटिव ने इसका नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल किया, इसने इसका इफेक्ट कैंसिल किया, वैसे ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब इसके साइज, इसके एटम की साइज बड़ी है, तो यहां से ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला, ठीक है, ये 500 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है, ये 500 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए, और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अपने एग्जांपल में लिया है, ठीक है, ये यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है। जो यहां से जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले वो यहां पे ट्रांसफर होंगे इस पे, और जो यहां से जो 5 इलेक्ट्रॉन निकले वो ट्रांसफर कहां होंगे, यहां पे। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, ए पे, ठीक है, 1 2 और 3। अब देखो, अब ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 और 5, 5 तो पॉजिटिव था यहाँ पे, और नेगेटिव कितना, 1 2 3, 3 नेगेटिव, ओवरऑल कितना बचा, 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा यहाँ पे। मतलब इस बॉडी पे जो ए बॉडी थी, इस पे आ गया प्लस का 2 चार्ज, और जो बी बॉडी थी इस पे कितना, 1 2 3 4 और 5, 5 तो थे प्लस के चार्ज, और 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 थे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना, 2 माइनस, ठीक है, और ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये बॉडी चार्ज कैसे बनी, एक बार कमेंट कर दो भाई जल्दी सी। ये इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होंगे उसमें, ठीक है, चार्ज कैसे है, ये जो ए पॉजिटिव कैसे बना, बी नेगेटिव कैसे बना, ये किस किस को समझ नहीं आया, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट कर दें, दोबारा कर लेंगे भाई। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया, कि ये यहां से एक बॉडी से कम इलेक्ट्रॉन क्यों निकले और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकले। एक बात बताओ मेरे को कमेंट करके, कि जो ए बॉडी है यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकले और वहां से बी से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, इसका कारण बताओ एक बार, फिर मेरे को आइडिया हो जाएगा कि हाँ समझ आ गया सभी को। हाँ साइज का, अनिल जखड़ सही, साइज का फंडा होगा यहाँ पे, साइज का रोड़ा है सारा सारा यहाँ पे। हाँ बिकॉज साइज, हाँ ठीक है प्रवीण। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को अभी बताना आप कौन सी बॉडी पे क्या चार्ज आएगा, बाय फ्रिक्शन का ही, ठीक है, फ्रिक्शन का ही मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये सिल्क का कपड़ा था, सिल्क का कपड़ा, ठीक है, और ये एक कपड़ा था सिल्क का, ये था सिल्क के, मेरे पास 2 टुकड़े थे, ठीक है, मेरे पास सिल्क के 2 टुकड़े थे, और इस पे 5 तो पॉजिटिव चार्ज है और 5 ही नेगेटिव चार्ज है, इस पे 7 पॉजिटिव चार्ज है और 7 ही नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल सारे पे, ठीक है। ये छोटा वाला है, ये छोटा हिस्सा है, उसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है वैसे, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कौन से पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और कौन से पे नेगेटिव, मतलब इसकी साइज मैंने छोटी ले ली, इतनी सी ले ली बस, तो ये 5 पॉजिटिव
5 नेगेटिव। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, और यहाँ पे 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ कि कौन सी बॉडी पे, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, ठीक है, बताओ कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा? बी पे पॉजिटिव। प्रवीण, हमें इस कपड़े की साइज नहीं देखनी, सिल्क की साइज नहीं देखनी, अपने को सिल्क के एटम की साइज देखनी है, सिल्क के एटम की साइज देखनी है, ना कि कपड़े की साइज देखनी है। एटम की साइज देखो भाई, सिल्क का जो एटम है उसकी साइज क्या रहने वाली है? उसके सिल्क के एटम की साइज तो सेम ही रहने वाली है ना। जो सिल्क का जो एटम होगा उसकी साइज तो सेम रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि सिल्क के एटम की साइज एक की छोटी एक की बड़ी है। कपड़े की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो सिल्क का जो एटम है उसकी साइज तो सेम रहेगी। नहीं आया समझ? हाँ भाई, फटाफट कमेंट करो सारे सारे। नहीं आया समझ प्रवीण? हाँ भाई, और कोई जल्दी कमेंट करो। अनिल, कपिल, नीरज, गैमचंद्र, लोकेश, हाँ जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या होने वाली साइज? नहीं आया? एक बार दोबारा करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक तो अखबार का टुकड़ा ये है जिसकी साइज छोटी है, ठीक है, इतनी सी साइज है, और एक अखबार का टुकड़ा ये है, ठीक है। दो टुकड़े हैं मेरे पास, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ये भी उसी पेज का बना हुआ है जिसका ये बना हुआ है, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अब बताओ, जिस मटेरियल का ये बना है, ठीक है, जो एटम इसमें है, क्या वही एटम इसमें नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, ठीक है। तो मतलब जो एटम इसमें होगा छोटे वाले में, वही एटम बड़े वाले में होगा, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो छोटे वाला एटम है और जो बड़े वाला, सॉरी, जो छोटे वाला टुकड़ा है और जो बड़े वाला टुकड़ा है, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। आई बात समझ? दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, ये सिल्क से बना है तो ये भी सिल्क से बना है, ठीक है। अगर ये एक ही प्रकार के एटम से बने हैं तो एक ही प्रकार के एटम की साइज छोटी बड़ी हो सकती है क्या? बताओ, एक तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है और एक हाइड्रोजन का एटम ये है, ठीक है, और इसकी साइज तो इससे H2 बनी है और इससे भी H2 बनी है, दोनों से H2 बनी है, इसकी साइज H2 की साइज इतनी है, तो इसकी साइज बड़ी हो सकती है क्या H2 की साइज? नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों बने तो एक ही चीज से हैं, ये भी सिल्क से बना है और ये भी सिल्क से बना है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसने 3 ले ली और यहाँ पे इसने हाइड्रोजन 4 ले ली, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के पास है, इसको ऐसे लिखते हैं 1s2, ठीक है, मतलब प्रोटॉन कितना? एक। इलेक्ट्रॉन कितना? एक, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन कितना? एक। एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने 3 हाइड्रोजन ले ली और यहाँ पे कितना है? H2 है, ये तो एक का आ गया, तो H2 का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 2, ठीक है। और इसने 3 एटम लिए हैं H2 के, ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? 7 तो हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब इसने तीन तीन मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, लेकिन जो H का एटम है, जो हाइड्रोजन का एटम है, उसकी साइज तो सेम रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन से बना है और ये 4H2 भी हाइड्रोजन से बना है, ये भी हाइड्रोजन से बना है और ये भी हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। मैंने क्वांटिटी कम या ज्यादा ले ली, ठीक है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने जो ए एटम, सॉरी, जो ए जो लिया है, ए जो बॉडी ली है, ये भी सिल्क से बनी है, ये भी सिल्क से बनी है ना,
और ये वाली भी सिल्क से बनी है, ठीक है। बस छोटा टुकड़ा ले लिया, इसका मैंने बड़ा टुकड़ा ले लिया। इनका जो एटम है वो तो सेम ही होगा ना, इसका भी सिल्क होगा और इसका भी सिल्क, ये भी सिल्क के एटम से बनी है और ये भी सिल्क के एटम से बनी है, दोनों सेम एटम से बनी है, तो एटम की साइज तो सेम होगी ना, ठीक है। अपने को इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, अपने को इलेक्ट्रॉन तो एटम से निकालना है, ठीक है। अपने को इलेक्ट्रॉन तो एटम से निकालना है, इस कपड़े से तो पूरे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इस कपड़े में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एटम होगा, उस एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो अपन एटम की साइज देखेंगे, तो एटम की साइज क्या होगी, इसमें भी सिल्क का एटम है और इसमें भी सिल्क का एटम है, दोनों के एटम की साइज सेम है, तो मतलब इन सेम एनर्जी मिलने वाली है इनको, जो यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी वो सेम हीट एनर्जी मिलने वाली है इनको। अगर सेम हीट एनर्जी मिली तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे ट्रांसफर हुए तो यहां से भी 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसके पीछे का कारण क्या, क्योंकि सेम मटेरियल से बने हैं। अगर सेम मटेरियल से बना होगा तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्यों, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि उनके एटम की साइज भी क्या होगी, सेम होगी और सेम एनर्जी उनको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में बता दे भाई, एक बार दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट कमेंट कर दे कि समझ आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करे भाई। हाँ अनिल, गेम चंदर, लोकेश पुनिया, अंकित विशु, कपिल, हाँ आ गया समझ, आया समझ। मैंने सिर्फ साइज छोटी बड़ी ली है, लेकिन जो एटम है उसकी साइज तो सेम रहने वाली है क्योंकि दोनों सिल्क से बने हैं और इलेक्ट्रॉन अपने को कहां से निकालना है, एटम से निकालना है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एटम की साइज से लेना देना है, ठीक है, ना कि इस कपड़े की साइज से। कपड़े की साइज छोटी हो चाहे कपड़े की साइज बड़ी हो, अपने को सिर्फ सिर्फ एटम से लेना देना है, ठीक है। हाँ लोकेश पुनिया, आ गया समझ, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाँ ये फ्रिक्शन हो गया क्लियर सभी को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूसरी बॉडी पे और दूसरी बॉडी से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, लेकिन उनका नंबर सेम नहीं होगा। सेम नंबर नहीं होने के कारण ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। जहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे वो तो होगी पॉजिटिवली चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे वो होगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। आगे स्टार्ट कर दें अब, और ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको, एक बार नोट्स जरूर पढ़ लेना भाई। आगे चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं। सेकंड मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, ठीक है, एक काम करते हैं, एक तो मैंने ये सफियर लिया, ठीक है, और एक सफियर लिया ये वाला, ठीक है। इस पे चार्ज था 1 2 3 4 5 और 6, इस पे 6 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इस पे 6 पॉजिटिव चार्ज था इस सफियर पे, ठीक है। और जो ये सफियर था इस पे चार्ज नहीं था, इस पे चार्ज था 0, इस पे नेट चार्ज था 0 कूलम, और इस पे था प्लस का 6 कूलम, प्लस का 6 कूलम मान लिया मैंने, ठीक है। ये 1 कूलम मान लिया, 1 कूलम का इक्वल मान लिया, ये 2 कूलम का इक्वल 3 4 5, ठीक है। आगे बात समझ लिया, फिर इसके जो प्लस ये लेते हैं इसको एक प्रोटॉन के कारण, ठीक है। या फिर आप मान के चलो एग्जाम्पल करिए, आप आगे पढ़ लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि यहाँ पे 6 कूलम चार्ज था, ठीक है, और ये था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ पे चार्ज था 0 कूलम, ठीक है। आई बात समझ। अब क्या होगा, अगर मैं इस बॉडी को इस बॉडी के पास लेके जाऊं और बिल्कुल टच कर दूं, कैसे, अगर ये वाली शेप बन जाए, ठीक है, इस बॉडी को मैं यहां पे ले आया और उसके साथ टच कर दिया, ठीक है। आई बात समझ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी और ये पॉजिटिवली चार्ज थी। अब क्या होगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड ट्रांसफर होगा। आई बात समझ,
पहले ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से, सॉरी एक प्रोटॉन यहां से इस साइड आ गया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे ट्रांसफर हो गया, आई बात समझ। उसके बाद क्या होगा, ये एक और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अब एक और आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल चार्ज आ गए, ठीक है, ये इस साइड भी प्लस के 3 और इस साइड भी प्लस के 3, मतलब अब आ गई कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आने के बाद चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, आई बात समझ, ठीक है, दोनों स्फीयर पे इक्वल इक्वल चार्ज आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है, मतलब दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आ गया, ठीक है। अब दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आ गया, तो अब एक काम करते हैं, अब मैं एक काम करता हूं, दोनों स्फीयर को मैं अलग अलग कर देता हूं, दोनों स्फीयर को मैंने अलग अलग किया, तो इस पे +3 चार्ज बच गया और इस पे भी प्लस का 3 चार्ज आ गया, मतलब जो स्फीयर पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं था, अब वही स्फीयर चार्ज्ड बन गया, आई बात समझ, मतलब ये भी एक मेथड है चार्जिंग का, ठीक है, जो स्फीयर पहले चार्ज नहीं था उसको भी हमने चार्ज बना दिया, तो ये मेथड है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है। हाँ समझ आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दे भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट कर दें। अब आगे चलें फिर, हाँ, थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन, आखिरी है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाँ, इंडक्शन मेथड में क्या होगा कि मान लिया कि ये कोई स्फीयर है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई स्फीयर था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, और एक स्फीयर और था यहां पे, ठीक है, ये दो स्फीयर थे, अब इस पे कितना चार्ज, इस पे तो कितना 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 4 5 6, इस पे तो 6 प्लस का चार्ज बच गया, और इस पे चार्ज कितना, ये प्लस का 2 प्लस के 3 4 प्लस के 1 2 3 4 4 प्लस के हैं, प्लस के 4 हैं और माइनस के कितने 4 है, तो इस पे चार्ज कितना 0 कूलम, आई बात समझ, मतलब ये तो है न्यूट्रल और ये है चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, आई बात समझ, मतलब एक तो न्यूट्रल बॉडी है एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान के चलते हैं कि पहले दूर दूर रखी हुई है, ठीक है, बहुत दूर रखी हुई है, ये दोनों बॉडी, जो ये ए और ये बी, ये दोनों दूर दूर रखी हुई है, ये ए और बी बॉडी दूर दूर रखी हुई है, अब क्या करेंगे, हम इनको पास पास ले आएंगे, पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम उनको टच नहीं करेंगे आपस में, अब मैं इसको पास पास ले आया, इसको उठा के यहां पे पास में ले आया इसके, लेकिन टच नहीं करना, इसके साथ टच नहीं करना, ये ए था ये बी था, ए और बी को टच नहीं करना, पास में लेके आना लेकिन टच नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना इंडक्शन में। अब मैं इसको पास में ले आया तो क्या होगा, अब क्या होगा, जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर पे जो है, ये पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींच लेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव को अपने से दूर कर देगा, तो ये स्फीयर में कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो आ जाएगा इस साइड, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला जाएगा थोड़ा दूर,
क्योंकि जो ये चार्ज था पॉजिटिव, इसने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, दूर भेज दिया, और जो नेगेटिव था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये कंडीशन बन गई। अब एक काम करते हैं, ऐसी कंडीशन बनने के बाद अपन यहां से अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड में भेज देते हैं, ट्रांसफर टू द ग्राउंड, मतलब धरती में भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को दूर दूर कर देंगे। अब इन दोनों को, दोनों स्फीयर को दूर दूर किया। ये ए था और ये बी था। अब इसको दूर किया, अब देखो इस पे ओवरऑल कितना चार्ज बचा, माइनस माइनस बचा ना, तो मतलब इस पे माइनस चार्ज बच जाएगा। आई बात समझ। अगर आप इस साइड से पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव को ग्राउंड कर देते तो इस साइड आपके पास प्लस चार्ज बच जाता, लेकिन आपने प्लस को ग्राउंड कर दिया तो आपके पास माइनस बच गया। ठीक है, अब ये मेथड समझ आया कि नहीं आया? ये मेथड था चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक साफ साफ अंतर यह था कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम बॉडी को टच करवाते हैं आपस में, ए और बी जो स्फीयर था उनको आपस में टच करवाया था, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस है उसमें हम बॉडी को टच नहीं करवाते। हाँ, फटाफट कमेंट कर दें कि समझ आया कि नहीं आया। आ गया? ये 3 मेथड थे विद चार्जिंग के। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है नीरज? ठीक है भाई, बढ़िया। हाँ भाई गेम चेंजर, ठीक है। कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, और जो अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोल दिया करो ज्वाइन होने के लिए। टाइम 12 बजे का है, टाइम चेंज करेंगे, टाइम का इश्यू आ रहा है अभी, टाइम चेंज करेंगे, थोड़ा सा पहले करेंगे। ठीक है, 12 बजे दोपहर में दिक्कत आ रही है। या तो सुबह क्या करेंगे 8-9 बजे के आसपास, या फिर शाम को करेंगे 7 बजे के आसपास। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। एंड कर दूं क्लास? हाँ ठीक है, एंड कर देते हैं। हाँ साक्षी लेट हो गए आज। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग दे लेना भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ एक चीज और, 11th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से, 15 जुलाई से 11th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बता देना भाई। ठीक है, देख लेंगे एक बार क्लास लेके, समझ आए तो ठीक है। हाँ 11th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और जो एयरफोर्स और नेवी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं एयरफोर्स और नेवी का। ठीक है, 15 जुलाई से एंड कर रहा हूँ क्लास भी।